नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। तो दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कल ईडी के सामने पेश होना है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कल ही उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। उससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अप्रैल में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ये सवाल भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल कल पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जाएंगे या नहीं। पत्रकारों के पूछने पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि कल ईडी ने बुलाया है, हम जल्द ही आगे का प्लान बताएंगे। देखिए, 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है। कल की तारीख है। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे आगे का प्लान, और इस बारे में जैसे ही कोई सूचना मुझे प्राप्त होगी तो मैं अवश्य आपको इससे अवगत कराऊंगा। जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट, कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? इसी श्रृंखला में एक योजना बनी है, और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, आशीष भार्गव और साथ ही शरद शर्मा। आशीष, पहले आपसे, क्या विकल्प हैं, कानूनी विकल्प हैं अरविंद केजरीवाल के पास अगर वो पेश ना होना चाहे तो? जी देखिए, वो पेश नहीं होना चाहें तो वो अदालत जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन पेंडिंग हैं, जिसमें बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं। जो टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी भी पिटीशन पेंडिंग है, जिन्होंने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है कि ईडी इस तरीके से समन करके बुला नहीं सकती है। कविता की हालांकि पिटीशन अलग थी। उनका ये कहना था कि किसी महिला को ईडी अपने दफ्तर में नहीं बुला सकती, उसके घर में पूछताछ करती है। तो एक कानूनी सवाल है, क्योंकि जो हवाले इन लोगों ने दिए हैं वो सीआरपीसी के दिए हैं, जो दूसरे कानून हैं उनके तहत दिए हैं, अपराधों के तहत। लेकिन पीएमएलए का अलग कानून है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी विचार कर रहा है। तो विकल्प है उनके पास, लेकिन उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेशी से राहत नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में उनको वो जा सकते हैं अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं समन के खिलाफ कि उनको समन दिया गया है, या फिर वो एक चिट्ठी लिखकर ईडी को सूचित कर सकते हैं कि वो फिलहाल बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, व्यस्त हैं, उनको कोई और वक्त दिया जाए। ये तमाम चीज़ें उनके पास हैं। तो ये काफ़ी अहम होगा ऐसे मोड़ पर, जब मनीष सिसोदिया की जो याचिका है ज़मानत की वो खारिज हुई, और रात को ही जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको समन जारी कर दिया ईडी ने। ये एक ऐसा मामला है जिसमें बहुत बड़े बड़े दावे ईडी की तरफ से किए गए। सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया, उन्होंने भी दावे किए गए, किकबैक्स का हवाला दिया है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है, पैसों का लेन देन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मनीष सिसोदिया की याचिका में जो फैसला आया है उसमें ये बात कही है कि टेंटेटिवली इस्टेब्लिश हुआ है, स्थापित हुआ है कि 338 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो लेकिन कंपनीज के बीच का है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ऐसे मोड़ पर कि क्योंकि चार्जशीट पहले दाखिल हो चुकी है इन मामले में। तो अब ऐसी क्या नई चीज़ ईडी उनसे पूछेगी, अरविंद केजरीवाल से क्या नई चीज़ उसके हाथ लगी है जिसकी जानकारी पुख्ता तौर पर पुष्टि करना चाहती है अरविंद केजरीवाल से, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन कानूनी विकल्प केजरीवाल के पास खुले हैं। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बहुत सारी याचिकाएँ ईडी, पीएमएलए और ईडी की शक्तियों के खिलाफ पेंडिंग है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक बार फिर समीक्षा करने की बात कही है, जो आदेश उन्होंने पहले दिया था 2022 में, जिसमें ईडी की सारी शक्तियों को, जिसमें जब्ती है, कुर्की है, समन करना है, गिरफ्तारी है, उन शक्तियों को बरकरार रखा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उन पर एक बार फिर से विचार करने की बात कह रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी ये याचिका दाखिल करके उसके खिलाफ उस लिस्ट में, उस फेहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और शरद, अगर आपसे जानना चाहें कि कानूनी तौर पर, जाहिर तौर पर जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके लिए चिंताजनक स्थिति है, वहां क्या कुछ हो रहा है, अपडेट उसके बारे में दे दीजिए। निधि जी, देखिए, जैसे आशीष जी बता रहे थे, यही सब जो कानूनी पहलू हैं
इन पर भी चर्चा हो रही है ये फैसला करने से पहले कि कल जो पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ने, उसमें जाएं या ना जाएं। साथ ही राजनीतिक पहलू भी इस मामले के देखे जा रहे हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो फिर किस तरह की का संदेश जाएगा, और अगर जाएंगे तो किस तरह का संदेश जाएगा। अगर एग्जेम्पशन मांग लेते हैं तो किस नाम पर एग्जेम्पशन होगा। जाहिर सी बात है अभी चुनाव चल रहे हैं और बहुत संभव है कि चुनाव में प्रचार के नाम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एग्जेम्पशन मांगे, क्योंकि ये कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल कि चुनाव के जो है इस समय चल रहे हैं और ईडी का अभी एकदम से नोटिस आया है, जबकि उनका पहले से तय था प्रचार के लिए जाना। तो ये संभावना है कि ये सब हो सकता है, लेकिन जितने कानूनी पहलू हैं इस पर भी इस समय विचार चल रहा है और जितने राजनीतिक पहलू हैं इस पर भी विचार चल रहा है। इसलिए जब दोपहर को राघव चड्ढा से पूछा गया तो तब भी उनका ये कहना था कि जो भी आगे का प्लान होगा वो बताएंगे। और अभी भी कुछ देर पहले तक जो हमारे सूत्रों से बात हुई है वो भी यही कह रहे हैं कि अभी जो है इस पर जो है जो भी प्लान होगा आगे का बताया जाएगा। यानी कि अभी इस पर जो है कुछ भी तय नहीं हुआ है, ना तो ये तय हुआ है कि जाना है, ना ही ये तय हुआ है कि नहीं जाना है। संभव है कि आज रात में या कल सुबह में, क्योंकि हमने देखा था मनीष सिसोदिया के समय में भी सुबह ही ये फैसला किया गया था कि सीबीआई ने जब बुलाया था कि वो नहीं जा रहे हैं, बजट की तैयारी के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन ले लिया था। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी इस तरह का कुछ एग्जेम्पशन लेंगे या फिर कल जांच में शामिल होने के लिए जाएंगे, ये आज रात या कल सुबह ही जाकर साफ हो पाएगा। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका और शरद आपका। तो वाकई में आम आदमी पार्टी में विचार मंथन का समय है और वो चल रहा है, उसके बारे में जैसे अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल कल की डेट है अरविंद केजरीवाल के लिए और कल ही टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है और एथिक्स कमेटी को लिखी अपनी चिट्ठी को महुआ ने ट्विटर पर सार्वजनिक भी किया। उन्होंने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखकर सवाल उठाए। महुआ मोइत्रा ने जय अनंत देहदराय और दर्शन हीरानंदानी को कमेटी के सामने फिर बुलाए जाने, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने की बात कही है। महुआ ने एथिक्स कमेटी के अधिकार पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर रमेश बुद्धूड़ी को दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में और वक्त दिया गया तो मेरे मामले में दोहरा रवैया क्यों। सूत्र के मुताबिक खबर आ रही है कि महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने अब कल पेश होंगी। राजस्थान पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 76 सीटों पर मुहर लगी है। अब कल या परसों तक ये उम्मीदवारों की लिस्ट कहा जा रहा है। इस पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमें और जानकारी दे रहे हैं। रवीश, बड़ा इंतजार हो रहा था इस लिस्ट का राजस्थान में, क्या खबर? जी देखिए निधि, बिल्कुल आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो तकरीबन 6 बजे शुरू हुई और राजस्थान और तेलंगाना के जो उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा होनी है। राजस्थान पर चर्चा हो चुकी है। राजस्थान में 2 लिस्ट आ चुकी है, यानी 124 जो प्रत्याशी हैं उनको घोषित किया जा चुका है। 76 सीटों पर और प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय आज लिया जा चुका है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 76 में से तकरीबन 65 से 70 सीटों पर एक सहमति बनी हुई है, लेकिन 6-7 सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा जो विधानसभा सीट है वहां से क्या गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं और खुद वहां से सांसद हैं जोधपुर से, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि तमाम सारी अटकलें सियासी गलियारों में थी कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ में बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कोई बहुत बड़ा चेहरा जो है वो नहीं उतारा जाएगा, यानी बहुत कम संभावनाएं हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर जो कैलाश चौधरी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके चुनाव लड़ने की। ये कहा जा रहा है कि 76 में से तकरीबन 65 से 70 सीटों पर एक आम राय बनी हुई है, 6-7 सीटों पर अभी सहमत नहीं बनी हुई है। तो अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद में राजस्थान के जो नेता हैं वो प्रहलाद जोशी के घर पर गए हैं और वहाँ पर एक बैठक उनकी होगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो तीसरी सूची है बीजेपी की वो कल या परसों आ जाए और बाकी जो नाम बचे होंगे
होंगे उनको बाद में शायद बीजेपी घोषित करे, लेकिन उसके लिए अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी। और जो कई सारे सियासी एक चर्चा थी कि चूंकि पहली सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा था, तो सबके मन में यही था कि हो सकता है जब तीसरी सूची आए तो उसमें अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी जो कि 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद भी हैं राजस्थान से, तो क्या उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या नहीं। लेकिन अब ये सूत्र बता रहे हैं कि उनके चुनावी मैदान में उतरने की संभावना कम है, क्योंकि इस पर एक राय नहीं बन रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहली जब लिस्ट आई थी तो जो भी सांसद विधानसभा में चुनाव में उतारे गए थे उनके खिलाफ नाराजगी बहुत थी। तो शायद उसी को देखते हुए अब आला कमान ने कहा है कि कोई भी बड़ा चेहरा नहीं, जो हमारे स्थानीय वहाँ के नेता हैं, खासतौर पर युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विचार मंथन यहाँ पर भी उम्मीदवारों को इंतज़ार है कि किसको टिकट मिलेगा। धन्यवाद आपका। और अब आपको ले चलते बताते हैं कि कांग्रेस ने कल राजस्थान के लिए 61 उम्मीदवारों की चौथी और 5वीं सूची जारी कर दी। अशोक गहलोत सरकार के 6 मंत्रियों को टिकट अब भी अटके हुए हैं और इस बीच राज्य में कई जगहों पर विरोध और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। जालौर, बाड़मेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बीकानेर समेत जगह जगह पर कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जयपुर के हवा महल सीट पर महेश जोशी के समर्थकों का प्रदर्शन हुआ। धौलपुर बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थकों का प्रदर्शन। चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह रावत का टिकट कटने के बाद विरोध। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार द्रौपदी कोहली का विरोध। और ये तमाम एक ये फहरिस्त है किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तेलंगाना में हैं। आज उन्होंने कई जनसभाएं और पदयात्रा की हैं। तेलंगाना के कलवारकुर्थी में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। केसीआर ने एआईएम से गठबंधन किया है और बीजेपी एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे देती है। और राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना के गठन को लेकर सपना था कि यहाँ जनता राज करेगी, लेकिन 10 साल से एक ही परिवार का राज है। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली बीजेपी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। ये बैठक तकरीबन 45 मिनट तक चली। बैठक उन अटकलों के बीच हुई है जिनमें ये बात सामने आई कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और पूर्वांचल की कई सीटों पर पकड़ रखने वाले ओपी राजभर सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1-2 दिन में मंत्री जो पद है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 2024 चुनाव की तैयारी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। उधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर सभी दल सहमत हैं। आरक्षण के नाम पर हिंसा ठीक नहीं है। आरक्षण के रास्ते में कानूनी अड़चनें हैं। आरक्षण देने के लिए समय देना चाहिए। आंदोलनकारी सरकार के प्रयासों को समझे। आरक्षण पर 2 चरणों में काम जारी है। किसी समाज के साथ अन्याय नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले रुके नहीं हैं। बारामूला में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की हत्या की। घाटी में बीते 3 दिन में टारगेट किलिंग का ये तीसरा मामला है। इस हत्या के बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया और तलाशी अभियान चलाया गया। उधर मणिपुर में कल 2 अलग अलग घटनाओं में एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई और 3 कांस्टेबल घायल हो गए। पहली घटना कल सुबह की है जब मोरे
पुलिस स्टेशन के एसडीपीओ आनंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जब डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया था। दूसरी घटना भी मोरह की है, जहां एक पुलिस की टीम पर उग्रवादियों ने हमला किया था। इस घटना में 3 कांस्टेबल्स को गोली लगी थी, लेकिन राहत की बात यह है कि तीनों की हालत खतरे के बाहर है। इधर मणिपुर में इंटरनेट बैन को 5 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।